तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस एकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पढ़ाने के लिए। हम जो शुरुआत करेंगे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वो शुरू करेंगे इंडियन पार्लियामेंट से, और स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। इंडियन पार्लियामेंट पढ़ाएंगे, फिर भारत में जो एग्जीक्यूटिव है, मंत्रिपरिषद या सरकार कैसे बनती है वो बताएंगे, संसद के क्या क्या अधिकार होते हैं, संसद कैसे कानून बनाती है वो बताते हैं। उसके बाद फिर प्रिम्बल की तरफ को चलेंगे, फंडामेंटल राइट्स की तरफ को चलेंगे। तो एक एक करके आपको इस तरह से हम पढ़ाएंगे कि आपको हर अगली चीज़ जब हम पढ़ाएं तो उससे पीछे का जो बेसिक हो वो सारा हम बता सकें। तो बहुत सारी वीडियो आपको मिलने वाली हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पर। ये हमारी सबसे पहली वीडियो होगी। आइए शुरू करते हैं। इंडियन पार्लियामेंट या भारतीय संसद, आप में से किसी को पता है कि पार्लियामेंट शब्द जो है कहाँ से आया? ये पार्लियामेंट सबसे पहले कहाँ बनी? पार्लियामेंट जो वर्ड है ये कहाँ से आया? किसी को पता है? नहीं। पार्लियामेंट जो शब्द है वो आया है फ्रांस से। पार्लियामेंट पार्लेमा से बना है। पार्लेमा, क्या तुमको बहुत हंसी आ रही है? लाफ्टर। पार्लेमा फ्रांसीसी भाषा का ये शब्द है पार्लेमा। इंग्लैंड में जाकर के ये हो गया पार्लियामेंट और भारत में आकर के हो गया संसद। सबसे पहले जो पार्लियामेंट बनी है वो फ्रांस में बनी है। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी आता है कि सबसे पहले राष्ट्र या नेशन कौन बना? सबसे पहले राष्ट्र या नेशन? नेशन का मतलब समझते हो? अलग अलग हिस्से जो हैं वो एकजुट हो जाएं। अच्छा, आपने पढ़ा होगा ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फ्रांसीसी क्रांति, तो उसमें जो ब्रदरहुड या भाईचारे का जो नारा दिया था वो फ्रांसीसी क्रांति ने दिया था। और भाईचारा या ब्रदरहुड जो है वो किसी भी नेशन की बुनियाद है। आप देखो ना, हमारे राष्ट्र में, भारत राष्ट्र में अलग अलग स्टेट हैं, उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, सिक्किम, अलग अलग स्टेट है ना। लेकिन जब ये सब आपस में भाईचारे से जुड़ जाते हैं तो भारत एक राष्ट्र या नेशन बन जाता है। तो सबसे पहला जो नेशन बना या राष्ट्र बना वो फ्रांस था। सबसे पहला जो नेशन बना वो फ्रांस था। ओके, तो फ्रांस में पार्लियामेंट की शुरुआत हुई। अब वो पार्लियामेंट का पुराना नाम क्या हुआ? पार्लेमा। ब्रिटेन में जाकर ये हो गई पार्लियामेंट। अच्छा, अब अंग्रेज़ों ने हम पे राज किया। अंग्रेज़ों ने हम पे कई सालों तक राज किया। तो अंग्रेज़ों की एक दिन ये भी रही कि वो धीरे धीरे हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम को सिखा गए। और जिस तरह से उन्होंने लगभग 200 साल यहाँ पर राज किया, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया, ये सिस्टम हमें इतना अच्छा लगा कि हमने भी थोड़े से उसमें हेर फेर करके अपना लिया उसको। चलिए शुरू करते हैं। तो इंडियन पार्लियामेंट एक दिन में नहीं बनी है। इंडियन पार्लियामेंट की जो शुरुआत हुई है बनने की, वो 1858 का जो एक्ट है या 1800, उसके बाद जो 1861 का जो एक्ट है, वहाँ से इसका प्रोटोटाइप या भ्रूण शुरू होता है। लेकिन इन चीज़ों की बातें हम अभी आपसे नहीं करेंगे। हम इंडियन पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन को आपको इस तरह से पढ़ाएंगे कि हर अगली चीज़ जब हम पढ़ाएं तो उससे पहले हम इस तरह से बता दें कि जो अगला स्टेप हो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। 1861 का एक्ट हो या रेगुलेटिंग एक्ट हो या चार्टर एक्ट हो, 1919 का एक्ट हो या 1935 का एक्ट हो, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी, बहुत सारी बातें ऐसी आएंगी जो आपको आसानी से समझ में नहीं आएंगी। पहले उन चीज़ों की बात करेंगे, उसके बाद ये सारे एक्ट किसी एक क्लास में आपको पढ़ाएंगे। तो अब बात करते हैं हमारी पार्लियामेंट की। तो अभी मैंने बताया कि पार्लियामेंट जो है वो एक दिन में अस्तित्व में नहीं आई। ऐसा नहीं है कि एकदम से हमने कोई मशीन बनाई हो, वो बन के तैयार हो गई पार्लियामेंट के रूप में। आज़ादी जब हमें मिली 15 अगस्त सन 1947 को, उस समय भी भारत में पार्लियामेंट थी। उसके 2 हाउस थे, लेकिन उन 2 हाउस के जो नाम थे, एक हाउस था जिसका नाम था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, इसे हिंदी में कहते थे केंद्रीय विधानमंडल। दूसरा हाउस था काउंसिल ऑफ स्टेट, इसे हिंदी में कहते थे राज्य परिषद। तो काउंसिल ऑफ स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 2 सदन वाली विधानमंडल थी हमारे यहाँ, लेकिन इसका नाम लोकसभा और राज्यसभा नहीं था। 15 अगस्त सन 1947 को जब हमें आज़ादी मिली तो हमारा जो विधानमंडल था या हमारा जो लेजिस्लेशन था, उसके 2 हाउस। विधानमंडल समझते हैं ना? विधान का मतलब समझते हैं? विधान मतलब कानून। विधान का मतलब कानून। मंडल माने गुच्छा, जहाँ भी 2 या 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाएं, जहाँ पर भी 2 या 2 से ज़्यादा लोग जिनका लक्ष्य एक ही हो, एक ही तरह के हों, इकट्ठे हो जाएं, उसे हम कहते हैं मंडल। समझ रहे ना? और अगर ये मंडल धार्मिक व्यक्तियों का हो तो उसे क्या कहते हैं? अक्रम। अगर ये मंडल धार्मिक व्यक्तियों का हो तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? संघ। उसे कहेंगे संघ। और संघ सबसे पहले कहाँ से आया? संघ शब्द कहाँ से आया? संघ शब्द हमें किसने दिया? आप बताएं प्रियंका, संघ शब्द किसने दिया हमें? है ये संघ शब्द किसकी देन है? आप लोग बताएंगे कोई? संघ शब्द किसकी देन है? महात्मा बुद्ध। वेरी गुड। राबिया के लिए तालियां हो जाएं भाई। वेरी गुड, तालियां हो जाएं। वेरी गुड। तो संघ शब्द जो है वो हमें बौद्ध धर्म दे गया, महात्मा बुद्ध दे गए, सिद्धार्थ। अब
15 अगस्त सन 1947 को जब हम आज़ाद हुए तो हमारे यहाँ जो विधानमंडल था या कानून बनाने वाली, विधानमंडल माने कानून बनाने वाली संस्थाएं, ऐसे लोगों का ग्रुप जो कानून बनाते हैं उसे हम कहते हैं विधानमंडल। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? लेजिस्लेशन, है ना, लेजिस्लेशन या लेजिस्लेशन या लेजिस्लेचरी बॉडी। तो आप ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। विधानमंडल का मतलब क्या है? ऐसी संस्था जो कानून बनाती है। अब देखो, केंद्र में कानून कौन बनाती है? संसद, तो वो केंद्रीय विधानमंडल हो गया। राज्यों में कानून कौन बनाती हैं? अब यहीं पे दिक्कत हो जाती है। जो खास करके जो नए स्टूडेंट होते हैं यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको यहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है बड़ा मुश्किल लगने लगता है। आप बेसिक सी चीज़ ये सोचो कि जो भी संस्था कानून बना रही है, अर्थात विधान बना रही है, लॉ बना रही है, वो है विधानमंडल। तो केंद्र में संसद ये काम करती है तो वो केंद्रीय विधानमंडल हो गया। अब कहोगे साहब राज्य में, तो राज्य में विधानमंडल होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि राज्य विधानमंडल ना कह करके सीधे राज्य विधानसभा कह देते हैं, तो वो दिक्कत क्या है? देखें, केंद्र में या जो हमारी भारत की जो संसद है उसमें 2 हाउस हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। अब हमारे यहाँ बहुत से राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 2 हाउस नहीं है, वहाँ के विधानमंडल में एक ही हाउस है जिसे हम कहते हैं विधानसभा। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 2 हाउस हैं, विधान परिषद भी है। तो अगली वीडियो में हम धीरे धीरे हम चलेंगे तो आपको यही बताएंगे कि आखिर ऐसी क्या संवैधानिक बाध्यता है कि हर राज्य में जो हमारा विधानमंडल है वो 2 सदन वाला नहीं है। क्यों ऐसा है कि ज़्यादातर राज्यों में केवल विधानसभा ही है, विधान परिषद क्यों नहीं है? अगली वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। तो आप ध्यान रखना कि ज़्यादातर जो हमारे यहाँ राज्य हैं उनमें जो विधानमंडल है केवल एक हाउस है उसमें, जिसे हम कहते हैं असेंबली या विधानसभा। तो अगर विधानसभा या विधानमंडल आपको पर्यायवाची जैसे लगें तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो हमारा केंद्रीय विधानमंडल है उसका नाम है संसद, पार्लियामेंट। अब इस संसद के आज़ादी के समय भी 2 हाउस थे, एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट। 1954 में 1954 में इन्हें अपना नया नाम मिला। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को कहा गया लोकसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट को कहा गया राज्यसभा। अब एक शब्द आता है फॉर्मेशन, हिंदी में से कहते हैं गठन। किसका गठन कब हुआ? लोकसभा या राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ? ध्यान रखना, 1954 से पहले इनका जो नाम था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट था। 1954 में इनको नाम मिला लोकसभा और राज्यसभा। अब ये इतने पॉपुलर हो गए हैं कि पढ़ाना पड़ता है कि इनका पुराना नाम क्या था। तो 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ। लोकसभा या सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कुछ भी आप कह लें, आंसर उसका दोनों का एक ही होगा। 17 अप्रैल 1952 को जो फॉर्मेशन हुई लोकसभा की और 3 अप्रैल 1952 को फॉर्मेशन हुई राज्यसभा की। अब यहाँ पर एक शब्द आता है फॉर्मेशन या गठन, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर एक शब्द आता है गठन या फॉर्मेशन। देखिएगा, मैंने आपसे वादा किया है कि मैं हर चीज़ आपको बता के जाऊँगा, हर चीज़ पढ़ा के जाऊँगा, आपको किसी की मोहताजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैं हर चीज़ को आपको गहराई से बताऊँगा, ठीक है ना। आपको इधर उधर ताकने झांकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ हमारी वीडियो देखते रहिए, मेरी नहीं, हमारी वीडियो। हमारी एक पूरी की पूरी टीम है जिसमें हम ये काम कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो रिसर्च करते हैं, बहुत सारे लोग कैमरा संभालते हैं, बहुत सारे लोग एडिटिंग करते हैं। पूरी की पूरी टीम है हमारी जो हम ये काम कर रहे हैं। तो हमारी टीम का पूरा प्रयास रहेगा कि ना किसी कोई बुक का मोहताज हो, ना किसी टीचर का कोई मोहताज हो। बस जैसे तैसे डाटा पैक का इंतज़ाम करिए, एक छोटा सा मोबाइल लीजिए और बने रहिए यूनिक IAS अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी के साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं क्या कह रहा था, गठन या फॉर्मेशन। तो गठन या फॉर्मेशन का मतलब क्या है? देखिए, चुनाव होता है ना। जब चुनाव होता है तो चुनाव कौन कराता है हमारे देश में? इलेक्शन कौन कराता है? चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है। तो इलेक्शन कमीशन, अच्छा प्रोसेस, अर्शी आप बताएं हमारे यहाँ इलेक्शन का प्रोसेस कब से शुरू होता है? चुनाव की प्रक्रिया कब से शुरू हो जाती है? आप बताएं। सोनू आप बताएं, अनीता आप बताएं, आकाश आप बताएं, इमरान आप बताएं। अधिसूचना, हाँ आपने होले से कहा अधिसूचना। अधिसूचना को इंग्लिश में कहते हैं बेटा नोटिफिकेशन। ओके, नोटिफिकेशन या अधिसूचना। आपने घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ा भारी भरकम शब्द नहीं है। नोटिफिकेशन या अधिसूचना, नोटिफिकेशन या अधिसूचना का मतलब है कि ऐसी सूचना जो किसी सक्षम संस्था या सक्षम अथॉरिटी द्वारा जारी की गई हो उसे कहते हैं अधिसूचना। ऐसी सूचना जिसकी कोई लीगल वैलिडिटी हो, जिसके बारे में कोई शक ना किया जा सके। हालांकि इसकी जब परिभाषा आप पढ़ते हो तो केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा और राज्य में राज्यपाल द्वारा अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं। खैर बहुत सारे एग्जाम ऐसे आएंगे जिसमें लेटर राइटिंग होगा। अगर आप स्टेट PCS या RO की तैयारी करेंगे तो उसमें लेटर राइटिंग का एक पोर्शन आता है, तो उसमें चीज़ें होती हैं। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो हमारे यहाँ इलेक्शन का जो प्रोसेस शुरू होता है वो होता है जब इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग इसके लिए अधिसूचना जारी कर देता। अधिसूचना का मतलब है कैलेंडर। जैसे आप लोग एग्जाम देते हो ना,
इंटर के, हाई स्कूल के, बीए बीएससी के एग्जाम देते हो तो आप लोग क्या कहते थे, स्कीम आ गई, क्या आ गई, स्कीम आ गई, कहते हैं ना। अच्छा, आजकल आप एग्जाम देते हैं, जैसे लोकसभा का एग्जाम दें या यूपीएससी का एग्जाम दें, तो ये सारी संस्थाएं अपना कैलेंडर जारी कर देती हैं कि भाई आईएएस का एग्जाम होना तो इस साल इस दिन नोटिफिकेशन होगा, इस दिन प्री होगा, इस दिन मेन होगा, और तब तक जो है आपका इंटरव्यू का रिजल्ट आ जाएगा। तो पूरा का पूरा शेड्यूल कि कौन सी चीज़ कब होनी है। तो उसी तरह से जब इलेक्शन कमीशन जब डेट या शेड्यूल जारी करता है कि तब से जो है जो आपके जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो बटेंगे, फिर आप फॉर्म जमा कर सकते हैं, जिसे कहते हैं आम भाषा में क्या कहते हैं, पर्चा जमा करना है, पर्चा दाखिल करना। इस तारीख को आप पर्चा दाखिल करेंगे, इस तारीख तक आप नाम वापस ले सकते हैं, इस तारीख को आपको जो है कि चुनाव चिन्ह है वो अलॉट किया जाएगा, फिर वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद फिर काउंटिंग होगी, समझ रहे ना, वोटिंग के बाद काउंटिंग होगी, यानी कि उस तारीख को आपके रिजल्ट अनाउंस कर दिए जाएंगे। तो ये जो सारा कैलेंडर है ना, एक्चुअली यही है नोटिफिकेशन। तो जिस दिन इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी कर देता है उसी दिन से आपके यहाँ जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। असेंबली का इलेक्शन हो रहा है तो स्टेट नहीं, असेंबली का जो इलेक्शन होगा वो भी केंद्रीय चुनाव आयोग ही कराता है। इसके बारे में अलग से किसी क्लास में बात करेंगे। जब हम आपको इलेक्शन कमीशन बताएंगे तो उसमें टीएन सेशन, आदर्श चुनाव आचार संहिता क्या होती है, और कब चुनाव आयोग एक सदस्यीय था, कब बहुसदस्यीय हो गया, इसके बारे में अलग से एक क्लास में बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब इलेक्शन हो जाता है, इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया, काउंटिंग हो गई, काउंटिंग के बाद रिजल्ट हो गया, जो जीत गए उन्होंने अपने हार डलवा लिए और जो हार गए वो ऐसे बैठ गए, ठीक है ना। इलेक्शन खत्म हो गया, जीत गए, हार डलते हैं, घूम ढम 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 हो रही है हार, जुलूस निकलते हैं ना। वो जुलूस क्या है, एक्चुअली वो शक्ति प्रदर्शन है, सभी को बताना कि देखो अब इलाके के बॉस कौन हो गए, हम हो गए। खैर, तो नए नेता चुन लिए गए, अब सांसद चुन लिए गए। आपके यहाँ जैसे हम लोग कहाँ से हैं, हम लोग नैनीताल संसदीय क्षेत्र से हैं, मैं जो निवासी हूँ नैनीताल संसदीय क्षेत्र का हूँ, नैनीताल ऊधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र का हूँ। तो हमारे यहाँ से लोकसभा के सदस्य कौन है, माननीय अजय भट्ट। तो माननीय अजय भट्ट हमारे यहाँ से लोकसभा के सदस्य हैं। तो अब रिजल्ट जारी हो गया कि फला सीट से फला चुन लिए गए, फला सीट से फला चुन लिए गए, ओके। लेकिन अभी भी जो हाउस है यानी कि लोकसभा है उसका फॉर्मेशन नहीं होगा। इसका फॉर्मेशन या इसका गठन तब माना जाएगा कि जब इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी कर दे, रिजल्ट जारी कर दे कि साहेब के लोकसभा में ये मेंबर चुन लिए गए हैं, और वो लिस्ट जो है किसको सौंप दे, राष्ट्रपति महोदय को। तो अब तो सब डिजिटल हो गया है, तो चुनाव आयोग जो है अपनी वेबसाइट पे नाम जारी कर देता है कि फला सीट से फला फला लोग जीत गए, इनको इतने वोट मिले, इनको इतने वोट मिले, जीत गए। तो जिस दिन ये घोषणा जारी हो जाएगी या ये अधिसूचना, ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, उसी दिन कह देते हैं कि लोकसभा का गठन हो गया। अच्छा, लगे हाथ इसी बात को और बता दूँ, वही है ना, कम से कम शब्दों में आप कितने ज़्यादा डायमेंशन को आप बता सकते हैं। खैर, तो मैंने आपको बताया लोकसभा का या राज्यसभा का गठन। अब होता है कि सेशन, उसका कार्यकाल क्या होता है, टेन्यूर, कार्यकाल यानी कि टेन्यूर। टेन्योर शब्द किस वायसराय के समय में आया था सबसे पहले बार हमारे यहाँ, कोई बता सकते हैं आप में से? टेन्यूर, खैर लॉर्ड कर्जन के समय में आया था, कोई बात नहीं। तो उसने ना टेन्योर सिस्टम शुरू किया था, लॉर्ड कर्जन ने, किसी क्लास में मैं आपको अलग से बताऊंगा। टेन्योर सिस्टम शुरू किया था। टेन्योर सिस्टम का मतलब ये था कि जो केंद्र सरकार के कर्मचारी या अधिकारी हैं, उच्च स्तर के जो केंद्र सरकार के अधिकारी हैं, वो कुछ समय सचिवालय में काम करेंगे और कुछ समय अपने क्षेत्र में जाएंगे, जो फील्ड में जाएंगे। कुछ समय कुछ समय जो सचिवालय कर्मचारी हैं वो फील्ड में जाएंगे और फील्ड के कर्मचारी सचिवालय में आएंगे। उसको कहा जाता था टेन्योर सिस्टम, लॉर्ड कर्जन ने शुरू किया था। अगर कभी आप लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे मेंस के लिए, अब तो खैर मेंस में सब्जेक्ट यूपीएससी में ही रह गए हैं, तो उसमें टेन्योर सिस्टम पर पूरा का पूरा एक टॉपिक है। खैर आगे चलते हैं। तो अब एक तो शब्द आ गया लोकसभा गठन, अब एक शब्द आता है कि सदन का लोकसभा कार्यकाल कब से शुरू होगा। तो लोकसभा कार्यकाल कब से शुरू होगा, जिस दिन उसकी पहली बैठक हो जाएगी। देखो गठन तो हो गया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, गठन यानी कि फॉर्मेशन हो गई, लेकिन उसका कार्यकाल जो शुरू होगा वो तब होगा जब उसकी पहली बैठक हो जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। उसी तरह से हमारे यहाँ स्थानीय शासन की संस्था है ना, ग्राम पंचायत वगैरह, तो जैसे एक प्रधान जीत गया तो दूसरा जो हारा वो इंतजार कर रहा 5 साल का पूरे होंगे फिर से इलेक्शन में लड़ूंगा, तो 5 साल पूरे हो गए लेकिन वो कहता है इलेक्शन तो हुआ नहीं। तो एक्चुअली क्या हुआ, इलेक्शन आज हो गया, रिजल्ट आज जारी हो गया, तो आज से कार्यकाल शुरू नहीं होगा। जिस दिन ग्राम पंचायत की पहली बैठक होगी, आपको पता है ना ग्राम पंचायत की खुली बैठक, ग्राम पंचायत भी तो एक विधान संस्था तो है, जैसे संसद की बैठकें होती हैं, संसद के तो कम से कम 6 महीने में एक सेशन हो जाना चाहिए, लेकिन ग्राम पंचायत नगर पालिका वगैरह जो हैं इनकी साल में एक बार बैठक होती है, जिसे कहते हैं खुली बैठक। जानते हैं ना, जो लोग गाँव से होंगे वो जानते होंगे ग्राम पंचायत की खुली बैठक। तो जिस दिन ग्राम पंचायत की पहली खुली बैठक होती है उसी दिन से ग्राम पंचायत का कार्यकाल शुरू हो जाता है। तो उसी तरह से लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा का कार्यकाल तब शुरू होगा जब उसकी पहली बैठक हो जाएगी। ठीक है साहब, पहली बैठक शुरू हो गई। और सबसे पहला महत्वपूर्ण काम क्या होता है जब लोकसभा की बैठक शुरू होती है, तो आप बताएं लोकसभा में सबसे पहला काम क्या होता है? जैसे स्कूलों में डेली स्कूल लगता है ना, तो सबसे पहला महत्वपूर्ण काम क्या होता है स्कूलों में? प्रेयर, और प्रेयर के बाद
नेशनल एंथम, राष्ट्रगान। तो उसी तरह से जब भी नई लोकसभा की पहली बैठक होगी तो उसमें सबसे जो पहला महत्वपूर्ण काम होता है प्रोटेम स्पीकर, राष्ट्रपति किसी को प्रोटेम स्पीकर मनोनीत कर देते हैं। उसके बाद यहीं पर खैर प्रोटेम स्पीकर की जब बात करेंगे तो बताएंगे कैसे क्या होता है, अभी इस पर नहीं, फिर ज़्यादा भटका हो जाएगा। तो प्रोटेम स्पीकर के चुनाव के बाद जो परमानेंट स्पीकर होता है सबसे पहला काम जो होता है वो उसको चुनने का होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे यहाँ लोकसभा का जो गठन हुआ पहली बार 1952 में और राज्यसभा गठन भी 1952 में 1952 में हुआ। 1954 में इसका नाम हो गया लोकसभा और राज्यसभा। अब आगे चलते हैं। हमारे यहाँ लोकसभा के जो पहले इलेक्शन हुए थे 1952 में हुए थे। 1951 में प्रोसेस शुरू हो गया था हमारे यहाँ स्टेट असेंबली और लोकसभा इलेक्शंस का, और 1952 में जाकर के ही पूरा हुआ था। तो जब भी क्वेश्चन आता है कि हमारे यहाँ लोकसभा के पहले चुनाव कब हुए तो उसका आंसर हम 1952 ही देते हैं, क्योंकि ये सारा प्रोसेस जो खत्म हुआ था 1952 में हुआ था। उस समय संचार के इतने साधन थे नहीं, तो 5-6 महीने लग गए थे पहले चुनाव में। संसद है, संसद के स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। तो हमारी जो भारत की संसद है उसके 3 अंग या 3 पार्ट हैं, 3 अंग हैं, उसके 3 हिस्से हैं। कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारत की संसद के 3 अंग या 3 हिस्से हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अब यहाँ पर रुककर हम आपसे बात करेंगे कि हमने संसद में राष्ट्रपति को क्यों जगह दी है। जैसे ही बात आती है ना, जैसे कोई बिगिनर होगा, कोई भी बिगिनर होगा, जैसे सब मैंने आप आज पहली बार हमारी क्लास में बैठे हैं, तो आपसे मैं पूछूंगा कि संसद में कौन होता है, तो एकदम से आपका ध्यान जो है वो राष्ट्रपति की तरफ को नहीं जाएगा। थोड़े दिन आप बैठेंगे तो आपको लगेगा अच्छा राष्ट्रपति भी होते हैं संसद में। तो हमने राष्ट्रपति को संसद में क्यों जगह दी है, इस सवाल का जवाब अभी मैं आपको दूंगा। तो संसद हमारे यहाँ मिलकर बनती है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से। और संसद का काम क्या है? कानून बनाना, और उन कानूनों को लागू करने का काम किसका है? कार्यपालिका या सरकार का। ठीक है साहब, संसद का काम कानून बनाना, उन कानूनों को लागू करना किसका काम है? सरकार का, कार्यपालिका जिसे आप कहते हो। सरकार का मुखिया भी राष्ट्रपति है वैसे तो, कार्यपालिका का मुखिया भी राष्ट्रपति है। तो हमने अव्वल तो हमने राष्ट्रपति का पद क्यों बनाया और राष्ट्रपति को संसद में क्यों स्थान दिया, ये बहुत लंबी बातें हैं, इसकी बात हम तब करेंगे जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे। लेकिन अब मैंने वादा किया तो मैं हल्का सा बताता चलूँ कि कहीं ऐसा ना हो जाए जल्दबाजी में या भूल से, जल्दबाजी में या भूल से यह संसद कर दिया, दोनों हाउस ने उसको पास कर दिया, वो राष्ट्रपति के पास जाएगा सिग्नेचर के लिए। कोई भी कानून हमारे यहाँ तब बनेगा जब उसको अलग अलग दोनों हाउस पास कर दें, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा वो सिग्नेचर के लिए। राष्ट्रपति उसे सिग्नेचर कर दें, अर्थात राष्ट्रपति उसे मंजूरी दे दें, तो वो कानून बन जाएगा। जिस तारीख को राष्ट्रपति उसे मंजूरी दे देंगे और वो गजट में नोटिफिकेशन उसका हो जाएगा, उसी तरह से वो कानून लागू हो जाएगा। अब राष्ट्रपति के पास जब जाएगा तो राष्ट्रपति से हमने ये उम्मीद की है, या हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ने कसम खाई है, शपथ ली है, ओथ ली है कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, भारत की जनता के कल्याण में लगा रहूँगा। सुना, पढ़िए ना शपथ, मैं भारत की जनता के कल्याण में निरत रहूँगा। तो भारत की जनता का कल्याण करना है ना साहब, तो संविधान की देखभाल भी करनी है, संविधान का संरक्षक भी है। तो अब राष्ट्रपति ने ये देखना है कि जानबूझकर, तानाशाही से या जल्दबाजी में या अनजाने में संसद ने पूरा का पूरा कानून या कानून का कोई ऐसा अंश तो पास नहीं कर दिया है जो संविधान या जनहित का उल्लंघन हो, उसने ये देखना। ठीक है ना, इसके लिए राष्ट्रपति को पावर्स दी गई है। अब वो क्या पावर्स दी गई है उसकी बात राष्ट्रपति वाले टॉपिक में करेंगे। तो इसलिए हमने राष्ट्रपति को रखा है। क्यों? क्योंकि संसद जो है जल्दबाजी में, अनजाने में, भूलवश या जानबूझ करके कोई गलत काम या गलत कानून ना बनाए। ये देखभाल किसका जिम्मा है? राष्ट्रपति का। ठीक है, अब ठीक है साहब। तो संसद के 3 अंग हैं, ध्यान रखना 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, और 2 हाउस हैं, 2 सदन हैं, 2 घर हैं, 2 घर हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अब बेटा देखो, इसमें एक चीज़ आती है लोअर हाउस और अपर हाउस। कभी सुना है फुरकान जी कि लोअर हाउस, अपर हाउस, निम्न सदन, उच्च सदन, ये सुना कभी है? निम्न सदन, उच्च सदन। देखिए होता क्या है कि ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स बना। कैसे बना? बहुत ज़्यादा लंबी बातें आपसे नहीं करेंगे। ब्रिटेन के राजा से वहाँ के लोगों ने मांग करनी शुरू कर दी कि साहब कानून बनाने में हमारा मशवरा आप लो। दबाव धीरे धीरे बढ़ता गया, तो वहाँ के राजा ने एक हाउस बना दिया जिसको नाम दिया गया हाउस ऑफ लॉर्ड्स। वहाँ के राजा ने एक संसद या एक पार्लियामेंट बना दी। उस संसद या उस पार्लियामेंट में केवल एक ही हाउस था जिसका नाम था हाउस ऑफ लॉर्ड्स। लॉर्ड क्या था ये? लॉर्ड, लॉर्ड या लॉर्ड्स, क्या था ये लॉर्ड या लॉर्ड्स? आपने सुना होगा लॉर्ड साहब, तुम आए कहीं के लॉर्ड साहब। अच्छा, अंग्रेज टाइटल भी देते थे। आपने ना जितने भी हमारे यहाँ गवर्नर जनरल या वायसराय आए, हमारे यहाँ जितने भी गवर्नर जनरल या वायसराय जितने भी आए हमारे यहाँ, तो आपने देखा होगा भारत में जितने भी गवर्नर जनरल या वायसराय आए सबके साथ नाम में जुड़ा हुआ है लॉर्ड, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। तो जैसे हमारे यहाँ कहते हैं नवाब, नवाब साहब, है ना, नवाब, राजा, महाराजा। तो इंग्लैंड में भी
इलीट लोगों के लिए टाइटल थे नाइट, कमांडर, लॉर्ड्स, सारे लॉर्ड्स हैं, जितने भी इलीट है सारे लॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो लॉर्ड का मतलब था इलीट, इलीट का मतलब जो ऊंचे कुल में पैदा हुआ। अच्छा देखो ऊंचा कुल जो है ना, अमेरिका और इंग्लैंड में दोनों अलग अलग रिवाज है। अमेरिका में जिसके पास पैसा है, कोई भी काम है उसका, चोरी डकैती ना करता हो, उसका कोई भी काम है, आप उसे ख़राब समझें या अच्छा समझें, अगर उसके पास पैसा है तो वो इलीट है। इंग्लैंड में अलग है, अगर वो इलीट घराने या ऊंचे कुल में जन्मा है तो वो इलीट है। ऐसे ही हमारे इंडिया में भी तो है कुलीन कुलीन प्रथा। अब तो खैर संविधान ने सबको धुआं धुआं कर दिया है ना। तो लेकिन लॉर्ड का मतलब क्या था, ऊंचे कुल का, इलीट। तो जब इंग्लैंड के राजा पे दबाव पड़ा कि भाई एक पार्लियामेंट होनी चाहिए, तो ठीक है उसने कहा होगी पार्लियामेंट, तो उसने पार्लियामेंट की फॉर्मेशन की। लेकिन उसने क्या किया कि जो ऊंचे कुल के लोग थे, इलीट क्लास के लोग थे या लॉर्ड्स थे, उनको इकट्ठा किया और एक पार्लियामेंट बना दी। इसीलिए उसको नाम दिया गया हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ऊंचे कुल के, ऊंचे कुल के, ठीक है साहब, ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, ऊंचे कुल के इलीट क्लास के लोग थे, उनको इकट्ठा किया और उस हाउस को उसने नाम दे दिया हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की कई सारी दिक्कतें थी। पहली बात तो यह है कि इसमें कौन होगा कौन नहीं होगा, राजा ही तय कर रहा, राजा नॉमिनेट कर रहा हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, जितने मेंबर हैं राजा। आम आदमी इसमें है ही नहीं, मिडिल क्लास तो छोड़ो, आम आदमी उसमें है ही नहीं। जो भी हैं इलीट घराने के लोग हैं, राजा महाराजा प्रिंस वगैरह जो हैं, ऊंचे ऊंचे जमींदार जो हैं, वो उसमें शामिल होंगे। अच्छा ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो था, ये जो इंग्लैंड के राजा ने बनाया, ये टोटली एक एडवाइजरी बॉडी थी, सलाहकारी संस्था थी। राजा की जब मर्जी होती थी हाउस बुलाता था, हाउस को बुलाता, जब मर्जी राजा की 6-6 साल 8-8 साल राजा ने बुलाया नहीं, जब उसकी मर्जी हुई, नए कानून उसने बनाने हैं, उसका मूड हो रहा है तो वो इनको सबको बुला रहा है, हाँ भाई साहब हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बैठक हो रही है। एक ऊंचे सिंहासन पर राजा बैठा है और बाकी जो मेंबर हैं नीचे उसके दूसरी कुर्सियों पर बैठे हैं, चर्चा चल रही है जनता के हित के लिए। आम आदमी, गरीब आदमी, जो गरीबी हर जगह भाई, अमेरिका में भी इंग्लैंड में भी है, तब भी थी आज भी है, ठीक है साहब। तो गरीब आदमी के लिए जो है कि कानून बना रहे हैं। कानून कौन बना रहे हैं, अमीर लोग बना रहे हैं। मजाक भी चलती है ना कि भाई एसी कमरों में बैठ करके गरीबों के लिए योजनाएं बनानी जा रही है। खैर वो अलग अलग चीज़ें हैं। तो अब गरीब के लिए क्या सही है क्या गलत है, ये वही जानेगा जिसने गरीबी को बर्दाश्त किया हो, ठीक है साहब। तो इंग्लैंड के जो लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे। अब देखो डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, इसकी हवा इंग्लैंड में चलने लगी थी। सबसे पहले इसकी हवा चली फ्रांस में, फिर वो हवा इंग्लैंड में भी चलने लगी। तो वहाँ के लोग मांग करने लगे कि नहीं साहब कानून बनाने में हमारा भी रोल होना चाहिए। तो एक लंबे समय के बाद इंग्लैंड के राजा को मजबूर होना पड़ा, उसने एक हाउस और बनाया जिसका नाम था हाउस ऑफ कॉमन्स। कॉमन माने आम आदमी। आपने फिल्म देखी है वो ए वेडनेसडे है क्या है, अनुपम खेर और नसरुद्दीन शाह वाली, जिसमें वो 3-4 उग्रवादियों को मरवा देते हैं, अनुपम खेर और, लेकिन क्या नाम है उस फिल्म का, ए वेडनेसडे। तो लास्ट में अनुपम खेर पूछता है, अनुपम खेर का जो कैरेक्टर है वो पूछता है नसरुद्दीन शाह वाले कैरेक्टर से कि तुम हो कौन, आई एम ए ब्लडी कॉमन मैन। देखिए फिल्में देखा करो यार, है ना। तो आई एम ए ब्लडी कॉमन मैन, यानी कि मैं एक बहुत ही बेकार आम आदमी हूँ, है ना। तो जिमी शेरगिल वाला रोल है ना, देखा उसमें जिमी शेरगिल कहता है ना, एक आम आदमी की सटक गई। बाकी डायलॉग देखना हो तो उस फिल्म का क्लाइमेक्स देखना, ठीक है, ये वेडनेसडे। ओके, तो जो आम आदमी था, जो आम आदमी थे ना, वो धीरे धीरे बढ़ने लगे। तो राजा को मजबूर होना पड़ा, आम आदमियों के लिए भी एक हाउस बनाना पड़ा जिसका नाम था हाउस ऑफ कॉमन्स। कॉमन से आया हाउस ऑफ कॉमन्स। अब राजा पर दबाव पड़ा कि भाई इसमें नॉमिनेशन नहीं करोगे तुम, इसमें इलेक्शन होंगे, जनता चुनेगी। ये जो आप जो पार्लियामेंट है जिसमें एक हाउस है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, दूसरा जो आम आदमियों का जो हाउस है जिसे आप नाम दे रहे हो हाउस ऑफ कॉमन्स का, इसमें जनता अपने मेंबर चुनेगी, ठीक है साहब, जनता अपने मेंबर चुनेगी। लेकिन फिर भी राजा ने उसमें कुछ नॉमिनेशन के मेंबर रखे। लंबा संघर्ष करना पड़ा इंग्लैंड के लोगों को, तब कहीं जाकर के राजा ने अपनी शक्तियाँ छोड़ी और संसद को दी। अब समय के साथ जो इंग्लैंड में जो हाउस ऑफ कॉमन्स था, जो जनता जिसे चुनती थी, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए मेंबर भेजे जाते थे, उसे नाम तो दिया गया निम्न सदन या लोअर हाउस। आप देखें ना, अपर हाउस और लोअर हाउस। तो इलीट लोग जो थे उसमें उच्चता की भावना होती थी, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स को वहाँ पर कहा जाता था अपर हाउस, उच्च सदन, कुलीन लोगों का हाउस, और हाउस ऑफ कॉमन्स को कहा जाता था लोअर हाउस या निम्न सदन। समय के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर आ गई वो हाउस ऑफ कॉमन्स के पास आ गई। सरकार उसी की बनेगी जिसका हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत होगा या मेजोरिटी होगी। लेकिन इंग्लैंड के लोगों ने न जाने क्यों ये परंपरा वहाँ पर बनाए रखी है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स उच्च सदन और हाउस ऑफ कॉमन्स निम्न सदन। तो उसी परंपरा को बरकरार रखते हुए हम लोगों ने भी न जाने क्यों, इसकी मुझे कोई वजह समझ में नहीं आती है। एक वजह है, मैं भी आपसे शेयर करूंगा जब मैं आपको संघ पढ़ाऊंगा, तो इसकी वजह मैं आपसे शेयर करूंगा। तो हमारा जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है वो बना है इंग्लैंड की पार्लियामेंट के लोअर हाउस, हाउस ऑफ कॉमन्स के नमूने पर, इसलिए लोकसभा को लोअर हाउस या निम्न सदन कहते हैं।
और जो हमारा राज्यसभा या हमारी राज्यसभा जो बनी है स्वतंत्रता से पहले, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता था, वो बनी है ब्रिटेन की पार्लियामेंट हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नमूने पर। इसलिए लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब ध्यान रखना, निम्न सदन और उच्च सदन कहने का मतलब ये नहीं है कि लोकसभा दोयम दर्जे की है और राज्यसभा अगले या प्रथम दर्जे की, ऐसा कुछ नहीं है। ये परंपरा से हमने नाम बना रखे हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस। व्यवहार में प्रैक्टिकली क्या है कि हमारे यहाँ लोकसभा को कुछ मामलों में ज़्यादा पावर है, राज्यसभा को बहुत से मामलों में पावर जो है वो कम है। ये भी एक बहस का मुद्दा है, मेंस में आपसे पूछेगा कि कौन बड़ा, लोकसभा है कि राज्यसभा बड़ी, है ना। तो इसकी बात किसी और वीडियो में। फिलहाल आपको सिर्फ यही बताना था कि लोकसभा राज्यसभा किसके नमूने पर बनी है, इसमें लोअर हाउस कौन है और अपर हाउस कौन है। आगे चलते हैं। अब लोकसभा की बात करें तो इसे कहते हैं प्रथम सदन। लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं। अब क्यों कहते हैं लोकसभा को प्रथम सदन, क्यों कहते होंगे? डेमोक्रेसी आ गई है साहब, जनता चुनती है इसे जनता चुनती है। तो लोकसभा प्रथम सदन, इसके अलावा इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया इसे क्यों कहा जाता है निम्न सदन। उसके बाद इसको कहा जाता है डायरेक्ट हाउस या डायरेक्ट इलेक्टेड हाउस या प्रत्यक्ष सदन। प्रत्यक्ष सदन क्यों कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है प्रत्यक्ष सदन, राज्यसभा को कहा जाता है अप्रत्यक्ष सदन। प्रत्यक्ष सदन इसको इसलिए कहा जाता है कि जो भी 18 साल का होगा उसे वोट देने का अधिकार है। आप देखो ना, भारत में अलग अलग संसदीय लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र हैं, लोकसभा के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र हैं भारत में। लोकसभा जो चुनाव होते हैं, अब जैसे रामपुर सीट है ना, वायनाड सीट काफ़ी चर्चित रही। राहुल गांधी कहाँ से लोकसभा सदस्य हैं? वायनाड से, है ना। स्मृति ईरानी कहाँ से हैं? अमेठी से, है ना। तो ये सारे के सारे अलग अलग चुनाव क्षेत्र हैं। आपका जो नैनीताल लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ से अजय भट्ट जी सांसद हैं। माननीय प्रधानमंत्री कहाँ से हैं लोकसभा सदस्य? बनारस से, है ना, सभी को याद है माननीय प्रधानमंत्री का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र। तो ये अलग अलग चुनाव क्षेत्र हैं। तो जो भी 18 साल का है और उसका नाम वोटर लिस्ट में है, उसको वोट देने का अधिकार है। वो इनके वोटों से लोकसभा का मेंबर चुना जाता है। लेकिन राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। इस तरह से आप देख रहे हैं, लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष हो रहा है, सभी वोट दे रहे हैं, सभी के वोटों से लोकसभा का मेंबर चुना जा रहा है। लेकिन राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। इसकी बात अलग से डिटेल में करेंगे, कैसे राज्यसभा की सीटें कैसे भरी जाती हैं, इसको डिटेल में बताऊंगा अगली वीडियो में। फिलहाल मैं बताता चलूँ कि अलग अलग स्टेट को कोटा दिया जाता है राज्यसभा की सीटों का। जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड से राज्यसभा की 3 सीटें हैं। तो अब इलेक्शन क्या था, यहाँ पर जो असेंबली के मेंबर हैं, यहाँ जो एमएलए हैं, उनके वोटों से राज्यसभा का मेंबर चुना जाएगा। आपने कौन चुने? आपने एमएलए चुने, स्टेट एमएलए चुने, एमएलए ने आकर के राज्यसभा के मेंबर चुने। इसलिए राज्यसभा को अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदन कहा जाता है। फिर से बता दूं, लोकसभा को प्रत्यक्ष निर्वाचित सदन कहा जाता है, राज्यसभा को अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदन कहा जाता है। लोकसभा का जो मेंबर होता है उसके चुनाव में सभी लोग वोट डालते हैं। जो भी 18 साल का है, वोटर लिस्ट में है, वो वोट देगा और उसके वोट से लोकसभा का मेंबर चुना जाएगा। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है कि हम लोग एमएलए चुनते हैं, एमएलए के वोट से राज्यसभा का मेंबर चुना जाता है। इसलिए राज्यसभा को अप्रत्यक्ष चुनाव सदन कहते हैं। ठीक है, अच्छा लगे हाथ, मैं बोलता जाता हूँ और लिखाता बहुत कम हूँ, तो ध्यान करिएगा। जैसे नैनीताल से अजय भट्ट हैं या अमेठी से स्मृति ईरानी हैं, तो उनका अपना चुनाव क्षेत्र हुआ, अपना संसदीय चुनाव क्षेत्र हुआ। लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, मान लीजिए यूपी से कोई राज्यसभा मेंबर हैं या राजस्थान से कोई राज्यसभा मेंबर हैं, तो उनका संसदीय चुनाव क्षेत्र कौन सा होगा? उत्तराखंड से राज्यसभा मेंबर हैं, उनका संसदीय चुनाव क्षेत्र कौन सा होगा? पूरा राज्य उनका संसदीय चुनाव क्षेत्र होगा। वो पूरे राज्य के प्रतिनिधि हैं, अलग से स्पेशल कोई सीट अलॉट नहीं है। वो पूरे राज्य का भी चुनी जा रही है। जनता का सदन क्यों कहते हैं इसको? देखें, जनता का सदन और लोकप्रिय सदन लगभग दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इसको जनता का सदन तो जनता का सदन का मतलब क्या है? देखो भाई, हमने लोकतंत्र को चुना है और अब्राहम लिंकन की बहुत पुरानी परिभाषा है लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र को उन्होंने क्या कहा है? जनता का शासन, जनता द्वारा शासन, जनता पर शासन, इसी टाइप की परिभाषा है ना अब्राहम लिंकन की। तो आप देखो ना, इसका अर्थ समझने के लिए आप देखें कि हमारे यहाँ सरकार कैसे बनती है। जनता, लोकसभा को जनता का सदन क्यों कहते हैं, इसके लिए आप देखें कि हमारे यहाँ सरकार कैसे बनती है केंद्र में। तो सरकार कैसे बनती है? हर 5 साल बाद। तो लोकसभा में
हम भारत में जो सरकार चुनी जाती है या सरकार बनती है वो डिपेंड करती है कि किसी भी पार्टी का लोकसभा में बहुमत कितना है। इसी वीडियो में आगे मैं बताऊंगा आपको कि सरकार हमारे यहाँ कैसे बनती है। तो लोकसभा को जनता का सदन इसलिए कहते हैं कि जिस पार्टी को, जिस गठबंधन को लोकसभा में मेजोरिटी होगी वही अपनी सरकार बनाएगी, और वो टिकी भी तभी तक रहेगी जब तक कि उसे लोकसभा में मेजोरिटी या बहुमत मिला रहेगा। इसके अलावा अब देखें ना, जो लोकसभा के मेंबर होते हैं उनके वोट से सरकार बनती है। इसके अलावा जो भी जनता के नुमाइंदे हैं या आम जनता जो है वो लोकसभा मेंबर को ज़्यादा जानती है, तो सभी लोग लोकसभा मेंबर बनना चाहते हैं, तो इसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। तो जनता का सदन या लोकप्रिय सदन कौन कहलाता है? लोकसभा। अब राज्यसभा की बात करते हैं। तो राज्यसभा को हम देखो, लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं, राज्यसभा को द्वितीय सदन कहते हैं। ये निम्न सदन और ये उच्च सदन हुआ, मैंने आपको बताया। फिर इसको अप्रत्यक्ष सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोग एमएलए चुनते हैं, एमएलए राज्यसभा के मेंबर चुनते हैं, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट इलेक्टेड हाउस भी कहते हैं। उसके बाद इसे हमने राज्यों का सदन कहा। देखें, अगर आप मेंस का एग्जाम देने जाएंगे, मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में बताया ना 30 वर्ड्स, 50 वर्ड्स या 125 या 250 वर्ड्स, तो उसमें क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि साहब